नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं इस चैनल के ऊपर। आज की वीडियो जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी एंशिएंट क्लासिकल ज्योग्राफर्स के बारे में। जी हाँ, हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं ज्योग्राफीज की थ्योरीज की क्लास की। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी ऑफ थॉट को समझेंगे कि आखिरकार किन ज्योग्राफर्स ने कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले और कब दिया था। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, बहुत अच्छे अच्छे ज्योग्राफर्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स, चाहे वो आपके नेट के एग्जाम के हो, पीजीटी टीजीटी, सभी एग्जाम्स में आपको पता है कि ज्योग्राफी ऑफ थॉट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आज की क्लासेस, आज से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों, उसे मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, जब भी बात आती है क्लासिकल एंशिएंट टाइम्स की, तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनानी ज्योग्राफर्स यानी ग्रीक स्कॉलर्स की बात करते हैं, तो जिसके अंदर आपका यूनानी और रोमन दोनों भूगोलवेत्ता आ जाते हैं। पर आज हम जो बात करेंगे स्पेशली यूनानी भूगोलवेत्ताओं की बात करेंगे, जिन्होंने ज्योग्राफी को एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया, एक ऐसा विषय बना दिया जिसने दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिरकार जो हमारी पृथ्वी के ऊपर इतनी सारी जो अभिक्रियाएं चल रही हैं, जैसे अपर्दन चल रहा है, पक्षय चल रहा है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो एक्चुअली इन्होंने उन चीज को उजागर किया, दुनिया के सामने रखा। और जब दुनिया के सामने रखा तो दुनिया को पता पहली बार चला कि हाँ भाई, भूगोल जैसा भी एक विषय हो सकता है और भूगोल के अंदर हम इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जो है पढ़ सकते हैं। अब भूगोल को बेसिकली डेवलप करने के लिए ग्रीक्स ने तीन चीजें यूज करी। पहला, उन्होंने अन्वेषण किया। अन्वेषण का मतलब है नई नई चीजें खोजी, अलग अलग जगह पर जा जाके इन्होंने अलग अलग चीजों को खोजा। ठीक है, अब खोजने की वजह से हमें ये पता लगा कि उसके ऊपर भूगोल के कौन सी अभिक्रियाएं जो है वो काम करती थी। लाइक अपर्दन की वजह से कुछ भूआकृतियां बनती हैं, कुछ अपक्षय की वजह से बनती हैं, कुछ विक्षेपण की वजह से बनती हैं। तो अन्वेषण से वो हमें पता लगने लग गया। उसके बाद मानचित्र कला में इनका योगदान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। आखिरकार इन्होंने शुरुआत कर दी मानचित्र को बनाने की। ठीक है, तो अब इन्होंने कौन से मानचित्र बनाए, उन्होंने इस मानचित्र में इन्होंने कौन सी स्पेशल चीज दी, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम हर भूगोलवेत्ता को इसके अंदर शामिल करने वाले हैं। उसके बाद इनकी अपनी परिकल्पनाएं थी। देखिए, उस टाइम पे कोई साइंस इतनी ज्यादा डेवलप थी नहीं, इसीलिए जितनी भी चीजें थी वो फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड थी। यानी लोगों ने, जितने भी ज्योग्राफर्स रहे, उन्होंने अपनी अलग अलग फिलोसॉफी दी और उस फिलोसॉफी से बहुत सारी चीजें सामने आई कि हाँ, आखिरकार ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अब बात अगर मैं करता हूं, जैसे गणित भूगोल की बात करें तो थेल्स और एनेक्सिमेंडर दो ऐसे नाम है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसके ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी बन के आया है कि आखिरकार जो गणितीय भूगोल है उसके जन्मदाता कौन है। तो उसके जन्मदाता एक्चुअल में थेल्स और एनेक्सिमेंडर दोनों कहलाते हैं। आपके नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपके पीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एरिस्टोटल की बात करेंगे, इसी में इराटोस्थेनीज की बात करेंगे, जिन्होंने ज्योग्राफी वर्ड दिया। ज्योग्राफी शब्द का पहली बार अगर किसी ने इस्तेमाल किया था तो वो इराटोस्थेनीज थे। उसके बाद यूनानियों ने ही ये हमें बताया कि जो पृथ्वी है वो गोल है और पृथ्वी के बीच का जो रेडियस है वो कितना है, पृथ्वी का डायमीटर कितना है, अक्षांतर और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, वो सभी की सभी चीजें दोस्तों वो आपके किसने, यूनानी ज्योग्राफर्स ने देना शुरू कर दिया। और दुनिया उस चीज को समझने भी लगी कि आखिरकार ये कैसे रहा। तो चलिए, पहला भूगोलवेत्ता जो है वो महान कवि होमर है। देखिए, कवि एक्चुअल में एक भूगोलवेत्ता भी थे और वो एक कवि भी रहे हैं, होमर। ठीक है, तो ये 900 ईसा पूर्व की पहले की बात है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली वस्तुतः ये एक इतिहासकार ही थे, इनको हम इतिहासकार समझ सकते हैं। इनकी दो सबसे बड़ी महाकाव्य रचनाएं थी, जिनका नाम था आपका ओडिसी और इलियड। इलियड और ओडिसी के बारे में आपके हर एग्जाम्स में बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब बेसिकली इन्होंने इसके अंदर क्या दिया, इसमें बहुत से क्षेत्रों, मानव वर्गों तथा जनपदों का इन्होंने वर्णन किया था। और इन्होंने एक और चीज बताई थी कि पृथ्वी जो है तैरती हुई वृत्ताकार मानी जाती है। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी एक तैरताकार वृत्ता पथ पर घूर्णन कर रही है। अब किसका कर रही है, इन्होंने इस चीज को उजागर नहीं किया। उसके बाद 500 वर्षों तक यह विचारधारा ठीक मानी जाती रही। दूसरे महाकाव्य ओडिसी में सुदूर पूर्व विभिन्न भूभागों को इन्होंने वर्गीकृत किया। इसमें उन्होंने बताया कि यातायात और अन्य देशों के निवासियों का इन्होंने वर्णन भी किया। तो अगर मैं इलियड की बात करूं तो इलियड में उन्होंने बहुत अलग अलग क्षेत्रों की बात करी, मानव वर्गों की बात करी, जनपदों की बात करी। बट जब बात आती है ओडिसी की, तो ओडिसी में इन्होंने दिशाओं के बारे में बताया। तो इन्होंने बेसिकली 4 दिशाएं बोली, जिसमें नॉर्थ एपर टीएस कहते हैं, साउथ को नोटस कहते हैं,
ईस्ट को एप्लियोट्स कहते हैं और वेस्ट को झेप्राइस कहते हैं। इन्होंने ये 4 डायरेक्शन दी। उसके अलावा अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो कैसियस दिया इन्होंने, नॉर्थ वेस्ट की एर्गेस्टस दिया इन्होंने, साउथ वेस्ट की लिप्स दिया इन्होंने, एंड साउथ ईस्ट की बात करें तो यूरस दिया। तो ये सारी की सारी लोकेशन जो है इन्होंने प्रस्तुत करी अपनी किताब के अंदर, इन 2 महाकाव्यों के अंदर। उसके बाद होमर ने 4 स्वर्गों की कल्पना करी जो पृथ्वी के चारों कोनों पे माने जाते हैं। देखिए कवि हैं तो जाहिर सी बात है तो इनकी लैंग्वेज भी उसी तरीके की होगी। तो इन्होंने 4 स्वर्गों की कल्पनाएं करी, जो कि मैंने अभी आपको 4 दिशाएं बताई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की इन्होंने कल्पना करी। 4 प्रकार की पवनों का इन्होंने उल्लेख किया। जैसे बोरस की बात करें तो इसे उत्तरी हवा साफ, स्वच्छ और नीला आसमान दिखेगा, हवा ठंडी होगी और तेज होगी। यानी जो उत्तरी हवा है उसको इन्होंने क्या नाम दिया? बोरस नाम दिया। दोस्तों याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद है आपका यूरस, यानी पूर्वी हवा को इन्होंने यूरस कहा, जो कि मंद हवा है, धीमे धीमे बहती है और गर्म हवा है। उसके बाद अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो इन्होंने इसको नाम दिया नॉटस, दक्षिणी पवन। यह वर्षा और तूफान लाने वाली पवन मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं पश्चिमी पवन की, तो झंझावती वेग यानी साइक्लोनिक कंडीशन में जो पश्चिमी हवाएं हैं वो बहती हैं। तो ये 4 दिशाएं आपको याद करनी है। ये 4 पवनें क्या काम करती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में होमर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है या तो इलियड ओडिसी पे बनता है आपका, या तो इनकी 4 हवाओं के ऊपर बनता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं थेल्स की। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि थेल्स ने क्या काम किया। तो थेल्स एक दार्शनिक थे जो यूनान में प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र का जन्मदाता भी कहलाता है, यानी फिलोसॉफी का, यानी फादर ऑफ फिलोसॉफी भी हम थेल्स को ही कुछ सही शब्दों में कहते हैं। बात होती है कि 500 बीसीई में इन्होंने विश्व की उत्पत्ति और नक्षत्रों के विषय में एक पुस्तक लिखी, यानी दुनिया का जन्म कैसे हुआ और नक्षत्र क्या है, और इसके बारे में इन्होंने एक किताब लिखी। और इन्हीं को हम गणितीय भूगोल का जन्मदाता भी कहते हैं, यानी थेल्स और एनेक्सिमेंडर दोनों को जन्मदाता कहा जाता है गणित का। तो इन्होंने भी शुरुआत करी उसकी। फिर थेल्स ने भी पृथ्वी को चपटी, वृत्ताकार व पानी पे तैरती हुई माना। तो इनका भी कॉन्सेप्ट है, जैसा कि होमर ने कहा था, तो इनका भी कॉन्सेप्ट यही रहा दोस्तों कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, वृत्ताकार है और पानी के ऊपर तैर रही है। इन्होंने उसके बाद बताया कि जल में तैरने के कारण पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। तो इन्होंने ये भी कारण दिया कि आखिरकार भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि वो पानी के ऊपर तैर रही है। पानी के ऊपर तैर रही है तो कभी ऊपर नीचे आती है, जिसकी वजह से हमें भूकंप का एहसास होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी इन्होंने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थेल्स ने, ठीक है, जो कि इनकी बुक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद नाम आता है पाइथागोरस। सभी को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैथ में बहुत ज्यादा यूज करी जाती है। तो सबसे पहले 582 बीसी में उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के संदर्भ में अपने विचार जो है प्रकट किए, यानी इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करके रखा हुआ था। और इनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार व अस्थिर है, यानी पृथ्वी गोल तो है पर वो रुकी हुई नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। अब ये नहीं, अभी तक ये भी नहीं पता लगा है कि वो किसके आसपास मूव कर रही है, बस सबको ये पता था कि वो मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करती है। अब इन्होंने कहा, इन्होंने ये भी बात कही कि जो पृथ्वी है वो बाकी जितने भी पिंड हैं उसकी परिक्रमा कर रही है, यानी उसके चारों तरफ घूम रही है। उसके बाद इन्होंने सूर्य और चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए बताया, यानी इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी सेंटर में है और सूरज और जो चांद है वो पृथ्वी की क्या कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं। यानी अभी भी जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि पृथ्वी सेंटर है और उसके आसपास जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह या सूरज है, चंद्रमा है, वो सभी उसके क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बात आपकी हो गई पाइथागोरस की। उसके बाद आता है एनेक्सिमेंडर, जिनको हम गणितीय भूगोल का जन्मदाता भी कहते हैं। बहुत अच्छे ये जोग्राफर्स थे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो थे ना, ये थेल्स के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। यानी थेल्स का जो स्टूडेंट है तो ये थेल्स के स्टूडेंट रहे हैं, पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इन्होंने नक्षत्र विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान और का पर्याप्त ज्ञान था, यानी इनको कॉस्मोलॉजी का बहुत ज्यादा इनको नॉलेज थी। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति, आकार के बारे में प्रगतिवादी विचारधारा प्रस्तुत की, यानी एक प्रगतिवादी थे, ठीक है। तो इन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि आखिरकार पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और पृथ्वी का जो आकार है वो गोल क्यों है। इन्होंने इसके ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे।
उसके बाद इनका दोस्तों मत था कि पृथ्वी गोल है और ठोस पिंड के रूप में ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। यानी इन्होंने भी यही कहा कि जो पृथ्वी है वो ठोस है और ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे जो पिंड हैं वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वे विश्व के प्रथम मानचित्र के निर्माण में योगदान दिया। यानी अगर पहला मानचित्र की बात करें आपकी, तो पहला मानचित्र जो है दोस्तों वो किसने बनाया था? वो एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। ये आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने कोशिश करी थी, बनाया नहीं था, इन्होंने पहला प्रयास किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सूर्य घड़ी यानी नोमोन का निर्माण इन्होंने किया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि सबसे पहला कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने नोमोन नामक एक यंत्र का इस्तेमाल किया था? तो वो थे आपके एनेक्सिमेंडर, याद रखना है आपको। उसके बाद जैव भूगोल के जैसे स्वतंत्र विषयों की इन्होंने रचना रखी, यानी बायो ज्योग्राफी की बात, जैव भूगोल की बात कौन करता है? एनेक्सिमेंडर करता है दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी है। तो एनेक्सिमेंडर इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। अब इस जैव भूगोल के अंदर इन्होंने जीवों की उत्पत्ति की बात करी और प्रकाश से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी किताब के अंदर दिए हुए थे। ठीक है, ये चीज भी आपको समझनी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि पृथ्वी के तल के समस्त जीव एक निरंतर विकास प्रक्रिया के परिणाम है। यानी पृथ्वी का जैसे जैसे विकास होता रहा है, जीवों का जो विकास है वो भी निरंतर चेंज होता रहा है। तो वो तो हमको सबको पता है कि एक कॉन्सेप्ट आता है समायोजन। ठीक है, तो समायोजन में क्या होता है दोस्तों? समायोजन के अंदर यही चीज देखी जाती है कि जीव का विकास जो है वो किस तरीके से आपका चलता हुआ आ रहा है। तो पृथ्वी का विकास भी हो रहा है, जीवों का विकास भी हो रहा है, तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मानव की उत्पत्ति इसी विकास का परिणाम है। तो मानव की जो उत्पत्ति है वो इसी विकास का परिणाम रही है, जो कि उन्होंने अपने जैव भूगोल के अंदर इस चीज को मेंशन किया। और इन्होंने एक और चीज कही कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा जीव आया? तो सबसे पहले आई मछली। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी उजारा कि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले किसी जीव की अगर उत्पत्ति हुई थी तो वो मछली थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना होगा, बट इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। एनेक्सिमेनस। ठीक है, एनेक्सिमेनस एक भूगोलवेत्ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये एनेक्सिमेंडर के स्टूडेंट थे। आपको ये याद रखना है कि थेल्स का स्टूडेंट कौन था? एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर का स्टूडेंट कौन था? एनेक्सिमेनस। उसके बाद इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के संदर्भ में इन्होंने स्वतंत्र विचार अपने दिए, यानी कॉस्मोलॉजी की बात ये भी करते हैं। उनका विचार था कि सूर्य व तारे पृथ्वी से काफी दूर हैं। तो इन्होंने बात कही कि सूर्य और जो तारे हैं वो पृथ्वी से एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। उसके बाद पर्वतों द्वारा सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाने से रात हो जाती है। तो इन्होंने पहली बार कुछ बताया कि दिन रात कैसे बनते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से सूरज की रोशनी रुक जाती है और रात का निर्माण होता है। तो रात का निर्माण का जो कॉन्सेप्ट है वो एनेक्सिमेनस ने पहली बार इस चीज को सामने लेके आए थे। तो इस चीज को याद रखना कि ये नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी की क्लासेस आपको आगे आने वाली वीडियोज में देखने को मिलेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं हिकेटियस की। तो हिकेटियस जो है वो 520 ईसा पूर्व में आई। अब हिकेटियस जो है वो मेलिसियम नगर के निवासी थे। इन्होंने व्याख्यात्मक भूगोल पर अपने विचार प्रकट किए, यानी इन्होंने भूगोल की व्याख्या प्रस्तुत करी। तो इन्होंने क्या किया? व्याख्यात्मक भूगोल शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने उसके अंदर पृथ्वी का वर्णन किया, यानी गैस पीरियोडिस नामक इन्होंने बुक लिखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गैस पीरियोडस। ठीक है, ये बुक हिकेटियस ने लिखी थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। इसमें उस समय के ज्ञात विश्व का प्रादेशिक वर्णन था, यानी रीजनल ज्योग्राफी को इन्होंने सपोर्ट किया। यानी इन्होंने व्याख्यात्मक भूगोल के अंदर यानी गैस पीरियोडस के अंदर इन्होंने क्या कहा? अलग अलग प्रदेशों की बात करी है। यानी रीजनल ज्योग्राफी की बात अब धीरे धीरे उठनी शुरू हो गई थी। या फोकस करना है कि कब शुरू हुई है? हिकेटियस से शुरू हुई है। इस ग्रंथ द्वारा इन्होंने यूनान में प्रादेशिक भूगोल की नींव रखी। कहां पर? यूनान के अंदर रीजनल ज्योग्राफी की नींव रखने वाला कौन था? हिकेटियस था। दोस्तों ये याद रखना है। इसी पुस्तक में मलेशियस नगर का मानचित्र भी दिखाया गया है। अब इसी बुक के अंदर यानी गैस पीरियोडस के अंदर
जो जहां पर उनका जन्म हुआ था, जहां के वो निवासी थे, वहां का इन्होंने मैप भी इसके अंदर बनाया था। पृथ्वी को इन्होंने वृत्ताकार ही माना, यानी पृथ्वी को इन्होंने भी क्या कहा कि वो एक गोलाकार है, यानी वो एक गोल है। उसके बाद हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, अगर उसके अंदर इरेटोस्थनीज और हिकेटियस है तो आपको हिकेटियस के ऊपर आंसर लगाना है, क्योंकि फादर ऑफ ज्योग्राफी रियल वर्ड में हिकेटियस को कहा जाता है। बट अगर बात आती है फादर ऑफ ज्योग्राफी और हिकेटियस नहीं दिया गया है और इरेटोस्थनीज है, तो आपको इरेटोस्थनीज लगाना है, क्योंकि ज्योग्राफी जो टर्म है वो सबसे पहले यूज करी थी इरेटोस्थनीज ने। इस चीज को समझ लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हेरोडोटस, बहुत इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता भी हैं और इतिहासकार भी रहे हैं, क्योंकि फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है इन्हीं को कहा जाता है, यानी इतिहास का जो जन्मदाता है वो हेरोडोटस है। 485 से 425 ईसा पूर्व पहले जन्म इनका हुआ, तब तक की कहानी हम पढ़ेंगे। अब हेरोडोटस जो है वो भूगोल के क्षेत्र में निरीक्षण और अन्वेषण करते थे, यानी अज्ञात जगह जाते थे और उस अज्ञात जगह जाके वो वहां पर अन्वेषण करते थे और वहां की जो जानकारियां हैं वो अपनी किताबों में लिखते थे और दुनिया के सामने रखते थे। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये फील्ड ज्योग्राफर थे, यानी जगह जगह पर जाके इन्होंने ज्योग्राफी की नींव रखनी शुरू करी थी। इन्होंने दक्षिणी इटली, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों, मिस्र, बेबीलोन इत्यादि क्षेत्रों में गए और इन सभी क्षेत्रों की भूगोल का जो वर्णन है इन्होंने अपनी बुक के अंदर करना शुरू किया। अब हेरोडोटस के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि इन्होंने विश्व का मानचित्र का निर्माण किया और ये सबसे पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। यानी वो कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने अपने मानचित्र में पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा। पहला आपका था आपका अफ्रीका, यूरोप और आपका लीबिया। इन्होंने 3 क्षेत्रों में बांटा, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद नील नदी डेल्टा का निर्माण करती है, सबसे पहले इन्होंने बताया, क्योंकि जब ये इजिप्ट में थे तो इन्होंने देखा कि जो नील नदी है वो अपने साथ अवसादों को लाके एक जगह निक्षेपित कर देती है, जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, जिसको इन्होंने डेल्टा कहा। तो बाई चांस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेल्टा शब्द किसने दिया, तो दोस्तों डेल्टा शब्द जो है वो किसने दिया था, वो आपके हेरोडोटस ने दिया था। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हेरोडोटस ने सबसे पहले विश्व मानचित्र पर मेरिडियन लाइनें बनाई, यानी देशांतर रेखाओं का सबसे पहले इस्तेमाल जो है वो हेरोडोटस ने अपने मैप के ऊपर किया था। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। हेरोडोटस ने विश्व के मानचित्र में 3 महादेशों की बात करी, जिसमें आपका यूरोप आता है, आपका एशिया आता है और आपका लीबिया यानी अफ्रीका आता है। तो ये पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने विश्व के मानचित्र को 3 भागों में बांटा, यूरोप, एशिया और लीबिया। लीबिया मतलब जो अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है वो इसके अंदर शामिल था। उसके बाद बात करते हैं हम प्लेटो की। प्लेटो 428 से 348 ईसा पूर्व पहले की बात करते हैं। तो ये एक दर्शन शास्त्री के नाम से बहुत ज्यादा फेमस थे। एक्चुअली में एक रियल दर्शन शास्त्री थे, परंतु उन्होंने भौगोलिक अवधारणाओं के विकास में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान दिया। अब योगदान क्या था, प्लेटो के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि इन्होंने निगमनात्मक रीजनिंग का इस्तेमाल किया, यानी इन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल किया प्लेटो ने। याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि डिडक्टिव रीजनिंग किसने यूज करी थी, तो प्लेटो ने करी थी, ठीक है। तो इसको आप शॉर्टकट फॉर्म डीपी के नाम से याद रखते हैं, डिडक्टिव जो है वो प्लेटो ने दी थी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। धरती एक गोलाब है, इन्होंने भी बात कही थी कि जो अर्थ है वो गोल है और जो ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी अभी भी पृथ्वी को प्लेटो तक ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है, ठीक है। और जो सूर्य और बाकी जो पिंड है वो पृथ्वी का क्या लगते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस चीज को याद रखना है, अभी तक पृथ्वी को केंद्र माना गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अरिस्टोटल की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर। 384 से 322 ईसा पूर्व की बात करी जा रही है। ये जो अरिस्टोटल थे ये प्लेटो के स्टूडेंट थे, याद रखना है, और वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं। जब भी बात आएगी कि फादर ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी, तो वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता अरिस्टोटल को माना जाता है। अरिस्टोटल एक दर्शन शास्त्री भी थे, राजनीतिक शास्त्री भी थे, जीव विज्ञान भी थे, और इन्होंने बहुत सारी भूगोल को अपने ग्रंथों के द्वारा सामने लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गणितीय भूगोल में इनका योगदान काफी ज्यादा सराहनीय है। इन्होंने पृथ्वी की आकृति गोलाकार बताई। फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया कि पृथ्वी की आकृति गोलाकार अरिस्टोटल ने भी
बताइए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जलवायु कटिबंधों का निर्धारण जो है वो किसने किया? अरिस्टोटल ने। तो जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करने वाला पहला भूगोलवेत्ता अरिस्टोटल था। उन्होंने मौसम विज्ञान के ऊपर बहुत बड़े ग्रंथ भी लिखे हैं। इसमें उन्होंने वायु, ऋतु परिवर्तन, वर्षा, ओला, भूकंप आदि का वर्णन किया है। तो याद रखना, आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ भी सकता है कि वायु, ऋतु परिवर्तन, वर्षा, गोला, भूकंप आदि का वर्णन करने वाला पहला भूगोलवेत्ता कौन था? तो वो अरिस्टोटल था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद वातावरणवाद यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को सबसे पहले इन्होंने ही सपोर्ट किया। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात कौन करता है? एरिस्टोटल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। वीडियो को इसीलिए लाइक करें प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसी थ्योरी की क्लासेस आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। उसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर यानी अलेक्जेंडर महान की, सिकंदर महान की। तो वो एक अन्वेषक थे यानी खोजकर्ता। अन्वेषक मतलब होता है खोजकर्ता। अलग अलग जगह जाके इन्होंने युद्ध किए और उन्होंने बहुत सारी यात्राएं करी, और उन यात्राओं के ग्रंथों के अंदर भौगोलिक ज्ञान के दर्शन लोगों तक होने लगे। यानी इन्होंने दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, मिस्र आदि की खोज करी और यहाँ की भूगोल की जो जानकारी है वो अपने ग्रंथों में इन्होंने शामिल करी, जिससे हमें इन क्षेत्रों के बारे में जो भूगोल से संबंधित जानकारियां थी बड़ी आसानी से मिल पाई। ठीक है। उसके बाद ये वर्णन करते हैं प्रादेशिक व सामान्य भूगोल के विकास में सहायक सिद्ध हुए। यानी ये देखो, ये सबसे पहले रीजनल और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की मतलब इन्होंने हिंट दिया था कि सिस्टमैटिक ज्योग्राफी भी होती है और रीजनल ज्योग्राफी भी होती है। इन्होंने हिंट दिया और ये सबसे ज्यादा इन्होंने बल किस पे दिया? व्याख्यात्मक भूगोल। ठीक है, यानी एक्सप्लोर करने की बात करते हैं ये, कि व्याख्या करते हैं भूगोल की, इसके ऊपर इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा, इन्होंने उसी पे जोर दिया दोस्तों। फिर हम बात करते हैं थियोफ्रैटस की। ठीक है, जो कि बहुत बार पूछा नहीं गया है, बट मैंने इसलिए इसको इस पीपीटी में शामिल किया। ये भी, इनके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो काम है क्लाइमेट से संबंधित वो इन्होंने किए थे। अब थियोफ्रैटस जो थे वो अरिस्टोटल के स्टूडेंट रहे थे। ठीक है, और अरिस्टोटल के कामों को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो अरिस्टोटल का काम किस पे था? क्लाइमेट पे। तो उन्हीं के काम को इन्होंने आगे बढ़ाया। जलवायु विज्ञान पर अपने स्वतंत्र विचार ये प्रस्तुत करते हैं और सबसे पहले जलवायु और वनस्पति का एक संबंध ये दिखाते हैं। यानी ये पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने जलवायु और वहां की वनस्पति के मध्य एक रिलेशनशिप जो है वो दिखाया है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ है। ये आपका जो पीजीटी का क्वेश्चन था DSSB का, यहाँ से आया भी हुआ था कि वो पहले कौन से ज्योग्राफर थे जिन्होंने जलवायु और वनस्पति के मध्य जो है वो संबंध दिखाया। तो वो थियोफ्रैटस थे, याद रखना। उसके बाद चट्टानों और मिट्टियों का अध्ययन भी इन्होंने किया। हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स इनकी एक बहुत फेमस बुक है, हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स। ये बुक थियोफ्रैटस की रही है, तो इसीलिए मैंने इन ज्योग्राफर्स को लिया। देखिए, दो कंसेप्ट इन्होंने कितना बढ़िया दिए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि मैसिडोनिया के मैदानी क्षेत्र, निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की वनस्पति का तुलनात्मक अध्ययन इनकी इस बुक के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और इन्होंने वनस्पति भूगोल की नींव रखी, यानी यानी इन्होंने वनस्पति भूगोल की, वेजिटेशनल ज्योग्राफी की नींव सबसे पहले थियोफ्रैटस ने रखी। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इसको मिस नहीं करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाते जाइए। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, बहुत ज्यादा पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सारी पीडीएफ मैं वहीं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं फेमस इरेटोस्थनीज 276 से लेके 196 ईसा पूर्व। ये एक बहुत फेमस गणित भूगोलवेत्ता रहे हैं। सिकंदरिया स्थित संसार के सर्वोच्च शिक्षा संस्थान के पुस्तकालय अध्यक्ष रहे। यानी देखिए, अलेक्जेंड्रिया एक लाइब्रेरी थी जो कि इजिप्ट में थी, वर्ल्ड की उस टाइम पे लार्जेस्ट और सबसे फेमस लाइब्रेरी रही है। वहां पे ये हेड रहे हैं, यानी पुस्तकालय के अध्यक्ष के तौर पर इनको जाना जाता है। भूगोल का जो शब्द है वो शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने दिया था दोस्तों। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, नक्षत्र विज्ञान, गणितीय भूगोल के ऊपर इनके बहुत सारे जो लेख हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पृथ्वी की परिधि की गणना की, जो कि शुद्ध माप से सिर्फ 14% अशुद्ध थी। यानी कोई टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना करी, और जिसमें गलती सिर्फ 14% के आसपास रही। उन्होंने उस समय के ज्ञात विश्व का मानचित्र भी बनाया। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
मैंने आपको बता दिया है ज्योग्राफी शब्द की जो गणना है वो इराटोस्थनीज ने करी थी। भूगोल विषय पर पहली औपचारिक जो बुक थी इनकी द ज्योग्राफिका, इन्होंने ही लिखी थी। द ज्योग्राफिका बुक भी जो है इराटोस्थनीज ने दोस्तों लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। विच इज वेरी, मतलब इराटोस्थनीज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से इन्होंने गणना करी थी किसकी, पृथ्वी की परिधि की। उसके बाद हम बात करते हैं हिपार्कस 190 से 125 ईसा पूर्व। देखिए हिपार्कस एक खगोल शास्त्री भी है, एक गणितज्ञ भी रहे हैं। इन्होंने इक्विनॉक्स का पता लगाया। इक्विनॉक्स पता ही है, साल में 2 बार जो सूरज है वो भूमध्य रेखा के पास आता है, जिसको हम इक्विनॉक्सेस कहते हैं। तो इन्होंने इक्विनॉक्स का पता लगाया और वर्ष की लंबाई की गणना भी सबसे पहले इन्होंने करी। अब यह पहला विद्वान था जिसने अरिस असीरियाई गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया, यानी पृथ्वी को 360 डिग्री के लॉन्गिट्यूड में डिवाइड करने वाला पहला भूगोलवेत्ता हिपार्कस था। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसने विषुवत रेखा देशांतर वृत्त को वृहत यानी ग्रेट सर्कल भी बताया। तो इन्होंने भूमध्य रेखा की भी गणना करी थी सबसे पहले। इन्होंने ही नक्षत्रों के अध्ययन के लिए एस्ट्रोलेब नामक यंत्र का आविष्कार किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया हुआ था DSSB में ही कि एस्ट्रोलैब का यंत्र जो है वो किसने बनाया था, तो वो हिपार्कस थे। और वो अध्ययन जो वो एस्ट्रोलैब का यंत्र किस काम में आता है, तो वो नक्षत्रों के अध्ययन के काम में आता है। ठीक है, इसी की सहायता से अक्षांश और देशांतर वृत्तों का इन्होंने निर्धारण किया। एस्ट्रोलैब नोमोन की तुलना में सरलता से प्रयोग किया गया। देखो नोमोन यंत्र किसने ये प्रयोग किया, मैंने आपको बताया एनेक्सिमेंडर। बट बात आती है एस्ट्रोलैब का किसने इस्तेमाल किया, हिपार्कस। अब एस्ट्रोलैब जो है नोमोन, काम दोनों का सेम है, बट एस्ट्रोलैब को इस्तेमाल करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर के आधार पर उन्होंने विश्व को क्लाइमाटा अर्थात अक्षांश पेटियों में डिवाइड किया। तो याद रखना है अक्षांश पेटियों का निर्धारण भी हिपार्कस ने पहली बार किया, जिसको उन्होंने क्लाइमाटा नाम से देखा। अक्षांश और देशांतर रेखा का जाल इन्होंने बनाया और विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया। पहली बार विश्व को 11 जलवायु प्रदेश में विभाजित करने का काम हिपार्कस महान ने किया। देखिए कितने सारे इनके काम है, बहुत सारे इनके काम। हिपार्कस पहला व्यक्ति था जिसने 3 डायमेंशनल गोलाभ हुआ 2 डायमेंशनल तल पे बदलने का प्रयास किया, यानी ये मर्केटर इन्होंने पहली बार बनाया। ठीक है, यानी प्रक्षेप का इन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया। तो इन्होंने अपने प्रक्षेप में 2 विधियों का इस्तेमाल किया। पहला समरूपी प्रक्षेप यानी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, और दूसरा था लंब रेखीय यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो यानी 2 प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करने वाला पहला भूगोलवेत्ता कौन था, तो वो आपका हिपार्कस थे। हिपार्कस ने इन 2 प्रक्षेप का इस्तेमाल पहली बार किया था विश्व में, पहली बार दोस्तों। ठीक है, इसने अक्षांश और देशांतर के महत्व के ऊपर बल दिया कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की वजह से ही जलवायु में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन्होंने वैज्ञानिक मानचित्र कला के क्षेत्र में सराहनीय काम किया, यानी साइंटिफिक कार्टोग्राफी के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई काम किया किसी ने तो वो आपके हिपार्कस रहे थे। तो हिपार्कस को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉसिडोनियस की 135 से 50 ईसा पूर्व। तो पॉसिडोनियस एक महत्वपूर्ण यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता दोनों रहे हैं। इन्होंने द ओशियन नामक बुक लिखी। तो याद रखें बुक का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो द ओशियन। अब इसको समुद्र विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। तो पॉसिडोनियस ने समुद्र विज्ञान की नींव रखी। पॉसिडोनियस ने समुद्र विज्ञान के ऊपर फोकस किया और उनकी बुक कौन सी थी, द ओशियन। तो द ओशियन बुक के सहारे उन्होंने समुद्र विज्ञान की नींव रख दी। सबसे पहले इन्होंने बताया कि फुल मून और न्यू मून के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं, जिसके कारण दीर्घ ज्वार आते हैं, और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में समकोण परिस्थिति होती है, तो ये न्यून ज्वार आते हैं। तो ज्वार का जो कॉन्सेप्ट है यानी स्प्रिंग टाइड और इन्होंने जो आपका नीप टाइड था, दोनों का कॉन्सेप्ट पहली बार पॉसिडोनियस ने दिया था। और किस बुक में था, द ओशियन बुक के अंदर दिया था। तो फादर ऑफ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ ओशियनोग्राफी, तो आपको जवाब देना है पॉसिडोनियस। अगर हिस्ट्री की बात करें, महासागरों की गहराई का ज्ञात करने वाला पहला भूगोलवेत्ता भी पॉसिडोनियस था। अलग अलग गहराई में जो रिलेशनशिप इन्होंने दिखाया वो पॉसिडोनियस का काम था दोस्तों, याद रखना है। पॉसिडोनियस ने भौतिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से विकसित किया और भौतिक भूगोल का पिता भी इनको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ
फिजिकल ज्योग्राफी, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी किसको कहा जाता है? पॉसिडोनियस को दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। सो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक आए हैं तो प्लीज ये लाल बटन जो दिया गया है सब्सक्राइब का, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि कल को जो हम नई वीडियोस आपके लिए अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। एंड प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ये पीडीएफ पाने के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Fearless.